हाय स्टूडेंट्स, जेईई और नीट की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस स्पेशली रे ऑप्टिक्स के ही इन्वॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अपना, और अगर सीक्वेंस में देखें तो टोटल 64th क्वेश्चन ये अपना है। इसमें गिवन है यू इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एनर्जी डेंसिटी गिवन है। अब यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी गिवन है तो हमें कैलकुलेट जो करना है इंटेंसिटी वैल्यू जो होगी वो अपने पास होगी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी फ्लो या हम बोले कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया का डिवाइड किया। तो इस वे में अगर मैं देख रहा हूँ कि जो अपने पास क्वांटिटी, अच्छा एनर्जी डेंसिटी में क्या रहेगा यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी जो क्वांटिटी अपने पास आएगी वो आएगी एक तरीके से एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वो कितना होगा, एनर्जी डिवाइडेड वॉल्यूम, दैट मीन्स एरिया इनटू कुछ लेंथ, ऐसा रहेगा। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, अगर एनर्जी ई को देखेंगे तो वो हो जाएगा यू इंटू ए इंटू एल। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंडर कंसिडर किया, और अगर मान लीजिए लाइट सी के स्पीड से ट्रेवल करे तो टी टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, सी इंटू टी। तो इतनी लेंथ का हमने सिलेंडर कंसिडर किया। हम देखें इस सिलेंडर के अंदर टोटल कितनी एनर्जी होगी। तो इस सिलेंडर में टोटल एनर्जी हो जाएगी यू इंटू ए इंटू लेंथ, लेंथ की जगह कितना आ जाएगा, सी इंटू टी, यही होना चाहिए। आइए तो हमें कैलकुलेट करना था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका एरिया का और टाइम का हम डिवाइड कर देते हैं, देन कितना आ जाएगा यू इंटू सी। तो ये क्वांटिटी अपने पास में आती है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की हेल्प से इंटेंसिटी। वैसे भी अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो था अपना हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, जबकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। तो इस सी के मल्टीप्लाई का ही अपने पास चेंज है बस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अपने पास में है, इसमें गिवन है इस वे में कुछ लाइट रेज स्ट्राइक कर रही हैं in the given range, incident on the interface would converge 10 सेंटीमीटर बिलो द इंटरफेस। ये 10 सेंटीमीटर बिलो कन्वर्ज होती अगर यहाँ पे एक तरीके से ये लिक्विड नहीं होता, तो अगर स्ट्रेट लाइन जाती विदाउट बेंडिंग, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन द रेज विल बेंड एंड मीट समवेयर एल्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज बिलो द इंटरफेस एज्यूमिंग द रेज टू बी मेकिंग स्मॉल एंगल विद नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अपरेंट डेप्थ में भी हम नियर नॉर्मल इंसिडेंस ही लेके चलते हैं, अपना जो फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं उसमें। यहाँ पे एक तरीके से रियल डेप्थ की वैल्यू कितनी है 10, और अपरेंट डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे जाएंगे। अब देखो एक तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा लगता है कि रेज बैंड होंगी फर्दर, तो ये तो अपने पास में डिस्टेंस और कम होना चाहिए, लेकिन कम तो नहीं होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा। क्या होने वाला है कि यहाँ पे जब रे आएगी ये नॉर्मल होगा, ये रे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी तो इधर कहीं बैंड होगी, ये वाली रे भी ऐसे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी तो इधर कहीं बैंड होगी। इन दोनों को मीट करते पे ये इधर कहीं पे आगे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे कहीं पे मीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 10 से तो ज़्यादा ही होगा। आइए कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। अपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला हम याद रखते हैं दैट इज वाई इंटू एन टू बाई एन वन। एन वन बेसिकली वो मीडियम है जिससे लाइट रे ट्रेवल कर रही थी बिफोर रिफ्रैक्शन। इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर द रे इज कमिंग, मतलब बिफोर रिफ्रैक्शन। एंड एन टू कौन सा है, एन टू इज मीडियम जिसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन रे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एन वन होगा एयर और एन टू कितना होगा 5/2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वाई अपरेंट वाई इंटू एन टू 5/2/1 कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट देखिएगा इसी टाइप का प्रॉब्लम और है अपने पास में। इसमें गिवन है अ बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स पॉइंट ओ। ये ऐसा गिवन है कि पॉइंट ओ की तरफ कन्वर्ज हो रही है। अ प्लेन पैरेलल लाइट रे a plain parallel plate of glass of thickness t, refractive index mu is introduced in the path of beam, the convergent point is shifted। कितना शिफ्ट होगा वही कैलकुलेट करना है। एक तो देखिएगा इसमें शिफ्ट का फॉर्मूला तो हमें याद होता है टी इंटू 1-1/μ, और ये जो शिफ्ट अगर अपने पास में है कि अगर इधर की तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में जो स्लैब इंट्रोड्यूस किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आता है। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रेवल करे उसी डायरेक्शन में शिफ्ट आता है। बट हाँ, अगर ऐसा हो कि इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और इसका कम है तो उसके अपोजिट हो जाता है। इसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये लाइट रे इस तरीके से ट्रेवल करेगी, पहले
टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी तो ऐसे आएगी। और हमें पता है कि स्लैब से कोई अपने पास में यहाँ पे एंगल का चेंज नहीं होता है, ये वाली रे और ये वाली रे स्टिल अपने पास क्या होती है, पैरेलल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये लाइट रे जो है कहीं आगे जाके मीट करेगी, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास था T इंटू 1-1/μ, और ये अवे फ्रॉम स्लैब शिफ्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें फिर से शिफ्ट का ही यूज कर रहे हैं। कंपोजिट स्लैब आपको गिवन है जिसमें 45 सेंटीमीटर पे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 24 सेंटीमीटर पे 1 है, 54 पे 1.5 है, इधर 4/3, उधर भी अपने पास में कितना है, 4/3 है। ये सब गिवन है और अपने को कैलकुलेट करना है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 150 सेंटीमीटर गिवन है आपको। गिवन है इसमें एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लैब। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ये एक तो इसमें इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है अपने को बेसिकली वही कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। फिर अगर ये दे दिया तो कैलकुलेट क्या करना है। चलिए इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि 45, 24 और 51 इनसे शिफ्ट कितना आ रहा है। तो शिफ्ट में अपने पास पिछले प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला अप्लाई किया वही अप्लाई करना, T इंटू 1-1/n। लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं है, कुछ अलग दे दिया 4/3। तो कोई बात नहीं, ऐसे केस में हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। तो एन ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाई एन ऑफ मीडियम, ये हो जाएगा एन ऑफ स्लैब। अब एक एक के लिए सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा एक्स 45 इंटू 1 माइनस ये कितना था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और ये कितना अपने पास 4/3। फिर 24 1 माइनस यहाँ पे तो 1 दे दिया, तो ये आपने यहाँ पे पुट किया एन ऑफ स्लैब, वो कितना गिवन है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन था, देखिएगा एन ऑफ मीडियम एन ऑफ स्लैब, स्लैब का तो 1 है और मीडियम का कितना है 4/3। एंड इसी में 54 एन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई एन ऑफ स्लैब, तो एन ऑफ मीडियम 3/2, एन ऑफ स्लैब अपने पास अगेन 4/3। इनको सोल्व किया तो यहाँ से देखिएगा 9 आएगा। ये अपने पास 4/3, 1 माइनस 4/3 1/3, 8 यहाँ से आ जाएगा बट -8। 54 इंटू 1/9 6 यहाँ से आ गया, तो टोटल 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट है। अगेन ये अपने पास पॉजिटिव बना है, तो इसमें नेगेटिव देखो, इस 5 पॉजिटिव का मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा, 6 पॉजिटिव का मतलब ये भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, और ये माइनस आ रहा मतलब ये अवे चला जाएगा बेसिकली। तो अपरेंट डिस्टेंस कितना होगा, अपरेंट डिस्टेंस हो जाएगा 54 प्लस 24 प्लस 45 प्लस 24 प्लस 54 प्लस 10, और ये वैल्यू कितनी अपने पास में x, ये तो रियल रहा। अपरेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, x अपरेंट जो होगा वो कितना होगा, दैट x प्लस 45 प्लस 24 प्लस 54 प्लस 10, ये, और इसमें से 10 माइनस कर देते हैं। तो इसमें से अगर 10 माइनस करेंगे देन 10 माइनस नहीं करना, 3 माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई x प्लस 130, और ये कितना आना चाहिए 150 के इक्वल। तो अगर x प्लस 130 150 के इक्वल होगा तो इस मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखा है इसका मतलब कि रेज जो है रिट्रेस कर जाएंगी। एक मिनट रुकेगा। नेक्स्ट में देखिएगा, इसमें गिवन है आपको यहाँ पे एक मिरर गिवन है, एक और मिरर आपको यहाँ पे गिवन है, और इसमें गिवन है कि इफ़ ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड बिटवीन देम एज शोन एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज दैट फॉर्म्ड बाय 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट बाय कॉन्केव मिरर और दूसरे केस में सेकंड बाय यहाँ पे देन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देखिएगा अगर पहला रिफ्लेक्शन अपने पास कॉन्केव मिरर पे हो रहा है तो इस पर हमने पहला रिफ्लेक्शन कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो सोल्व किया 1/v प्लस 1/-15, और फोकल लेंथ 10 गिवन है -1/10। तो यहाँ पे अपने पास में कितना होगा 1/v, ये इधर गया -1/10, ये पॉजिटिव हो गया -30। ये इमेज जो बनी है नेगेटिव में बनी है 30 सेंटीमीटर अपने पास बन रही है, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो ये इमेज यहाँ पे बनी मतलब इस वाले से 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके लिए वापस से हम अप्लाई कर देते हैं 1/v प्लस -1/10 प्लस 1/20, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3 यहाँ से आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि नहीं, अब इससे नहीं, हम पहला रिफ्लेक्शन इससे कंसिडर करेंगे।
तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कितना होगा, ये डिस्टेंस टोटल 40 गिवन था, उससे ऑब्जेक्ट अपने को कितना गिवन था, 15 गिवन था, तो ये कितना रह गया, 25 रह गया। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, अगर इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो इसके लिए हमने सोल्व किया 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u 1/f फॉर्मूला। इसमें इसके लिए इधर से रे जा रही हैं, हम ट्रेवल करेंगे इधर की तरफ डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो ये -25, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव है 20। इससे वैल्यू कैलकुलेट किया तो 100/9 पॉजिटिव आ रहा, पॉजिटिव आने को बोले इमेज इधर बनी है, तो ये वैल्यू कुछ 100/9। अब ये जो अपने पास इसका मतलब रहा कि यहाँ से रे ऐसे गई और पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे मीट की, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100/9 प्लस 40, तो 100/9 प्लस 40 कुछ 460/9 ऐसा आ गया। फिर कैलकुलेट करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसके लिए सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट में देखिएगा, प्लेन मिरर का एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ता है ये फिगर अपने को रेफ़र करना है, और इसमें यहाँ पे जैसे इंसिडेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल से 5 डिग्री पे गिवन है। ये 1 मीटर आपको लेंथ गिवन है, M1 एंड M2 यहाँ पे प्लेन मिरर्स आपको गिवन है। इसमें बोला है कि टोटल रिफ्लेक्शंस कितने होंगे इंडिविजुअल मिरर पे, प्रोवाइडेड दैट लेंथ ऑफ मिरर्स इज 1 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रिसाइजली कैलकुलेट करेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज है, 5 एंड 6 और 6। तो देखिएगा, इसमें यहाँ से कैलकुलेट किया कि ये 5 डिग्री पे, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि y0 है, फिर यहाँ ये y0 होगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी सेम एंगल पे, तो ये भी y0 है, 2y0 हो जाएगा। तो हमने 5 डिग्री कैलकुलेट किया y0/1, तो ये y0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू, क्योंकि उसको एंगल को हम रेडियन में नहीं सॉरी डिग्री में नहीं रेडियन में यूज करेंगे, तो π/180, तो ये π/36 मीटर ये आ गया। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली 2y0, तो 2y0 की वैल्यू 2 टाइम्स π/36 मतलब π/18, इसको 3.14 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाती है कुछ 17.23 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर में था, ये मीटर में था अपना, तो यहाँ पे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तब ऐसा आया, ये मीटर में था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 17.23 आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए, यहाँ तो कुछ रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, इस वाले मिरर M2 पे तो पहला रिफ्लेक्शन ही यहाँ पे हुआ, M1 पे यहाँ पे होगा। तो आइए इधर से देखते हैं, ये जैसे डिस्टेंस अपने पास में यहाँ पे थी, तो इसमें कैलकुलेट किया हमने कि यहाँ से लाइट रे जो गई थी उसके बाद में ऐसे गई, इस वे में गई, तो पहला रिफ्लेक्शन जैसे इस पे यहाँ पे हुआ, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड इस वे में चलता रहा, चलो फाइनली बाहर हो गया। तो हमने कैलकुलेट किया, ये जैसे 5 रिफ्लेक्शंस का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा, यहाँ से ये 5 इंटू 7.23। अब इसके बाद में अगर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन मान लीजिए मिरर को आगे एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा 86.15, तो ये हो गया प्लस 70, तो 100 सेंटीमीटर के बियॉन्ड चला जाएगा, मतलब मिरर यहीं पे पीछे ही रह गया, 100 सेंटीमीटर की लेंथ है और वो 100 से ज़्यादा हो गया, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस वाले पे कितने रिफ्लेक्शंस हो गए, 1 2 3 4 5 रिफ्लेक्शंस हुए। इसका तो आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉब्लम अपना इसमें आता है। अब इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन 8.75 पे हो गया, उसके बाद में ये 17.23 17.23 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये वैल्यू अगर 5 रिफ्लेक्शन का फिर से कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये डिस्टेंस है प्लस यहाँ से देखते हैं 5 रिफ्लेक्शन, तो कितना बनता है 86.17। अब इसमें 86.17 में 8.75 ऐड करेंगे, स्टिल वो 100 से बिलो ही है। और सिमिलर वे में अगर मान लीजिए नेक्स्ट रिफ्लेक्शन की यहाँ से रे ऐसे आती है, तो वो फिर से 17 चाहिएगा, 86 प्लस 17 वो 100 के बियॉन्ड प्लस अपना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस पे तो कितने रिफ्लेक्शन हुए, 5, इस पे 1 2 3 4 5 6 रिफ्लेक्शन हुए। तो M1 पे 6 और M2 पे कितने हैं, 5 है। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन अपने पास में है। इसमें गिवन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन रीजन इज गिवन बाय E इक्वल टू समथिंग अल्फा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड पावर 3, तो आर वेक्टर बाय आर क्यूब, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट इज, पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमें याद होता है -dv/dr, सो dv कितना हो जाएगा, dv इज -E.dr। पोटेंशियल हमें चाहिए, कुछ मेंशन नहीं है, 1/r² जैसा केस है, तो हम इन्फिनिटी को ही रेफरेंस ले लेते हैं। तो E की वैल्यू a इंटू आर वेक्टर बाई आर क्यूब, इसको अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में नोट करेंगे तो a/r² हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की टर्म में नोट करेंगे तो ये r का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे है तो कैंसिल होकर के r² बचेगा। dv अपने पास कितना होगा,
माइनस ई डॉट डी आर, तो हम माइनस ई डॉट डी आर इसका हमने यूज किया है यहाँ पे। चलिए 0 से हमने यहाँ पे डी वी, जैसे इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होगा 0, और फाइनली आर डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा v, ये ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -1/r, तो -1/r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे अपने पास में वैल्यू अगर देख रहे हैं तो v एट ये r की वैल्यू इन्फिनिटी और r, इन्फिनिटी पुट करने पे 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल कितना होगा a/r, वहाँ पे अल्फा था यहाँ पे a हो गया, तो इसको आप देख सकते हो। लिमिट सही से पुट कर ले, हमें इन्फिनिटी पे पोटेंशियल रेफरेंस ले लिया 0, और r पे पोटेंशियल कितना है v, और माइनस ई डॉट डी आर, तो a अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। नेक्स्ट देखिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है अपने पास में। सॉफ्ट आयरन रोड एक्स इज अलाउड टू फॉल ऑन 2 poles of a U-shaped permanent magnet as shown in figure. A coil is wrapped over one arm of the U-shaped magnet. ये गिवन है इस वे में, यहाँ पे कॉइल जो है वो रैप की हुई जैसे वाई जेड, और ये वाला जो है फिर ये इस तरीके से इस पर गिरता है। तो ये जब गिरेगा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे, ये तो गिवन है, और फिर यहाँ पे आयरन रोड, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बोला है कि इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम देखेंगे तो ये जब ऐसे डाउनवर्ड आएगा, ये एंड मान लीजिए ऐसे हो गया, इसके अंदर जाना है तो इसके अंदर जाएगा, तो अब ये अपने पास इससे फील्ड लाइन नॉर्थ से ऐसे साउथ आ रही थी, इसकी फील्ड लाइन्स ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ पोल पे आ रही हैं, बाहर वाले रीजन में नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ रहेंगी। तो ये फील्ड लाइन जब इसमें पास हुई तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन्स का कंसेप्ट आएगा। तो डोमेन्स के कंसेप्ट के कारण क्या होगा कि कुछ रीजन्स ऐसे हो जाएंगे जो अपने को स्प्रेड कर लेंगे और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का बढ़ जाएगा इस कॉइल का, जो कि इधर जाने वाला फील्ड बढ़ जाएगा। तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, ऊपर जाने वाला फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ऊपर जाने वाला फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कि करंट अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको करंट कैसी दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे जब करंट फ्लो करेगी कॉइल्स में तब अपने पास फिंगर को कर्ल कीजिए करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से करंट घूम रही है लूप्स में, तो ये अपने पास में ऊपर की तरफ फील्ड आएगा, वही चाहिए हमें, और ऊपर की तरफ है ये कैसा दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रहा। एक और चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है। 3 इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स आपको गिवन है, चार्ज एच लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, और वो XYZ प्लेन में रखे हुए हैं। तो इनमें से कौन सा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को एक तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमें पता है कि जो फील्ड का फॉर्मूला होता है इनफाइनेट लेंथ वायर से होता है 2K λ/r, और आर वेक्टर हमने ऐसा अप्लाई कर दिया कि रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये इस तरीके से होगा, किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। डी फिर से अपना कितना होगा, -E.dr। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं डी, ये जैसे इधर की तरफ है, यहाँ पे चल रहे हैं, तो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम रेफरेंस लेकर चलते हैं। यहाँ पे बिकॉज इन्फिनिटी को रेफरेंस लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, अपना यहाँ पे 1/r का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln r हो जाएगा, और r को अगर इन्फिनिटी पुट किया तो अनडिफाइंड सा हो जाएगा लॉग के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये हमने E.dr, तो डी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, कंसिडर किया कि चलिए r डिस्टेंस पे पोटेंशियल v है और किसी r नोट पे v नोट हो जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया आपने डी, ये 2K λ/r dr, 2K λ तो कांस्टेंट है, 1/r का कितना होगा, ln r। तो ये आपने किया, यहाँ पे देखिएगा इधर से तो कितना हो जाएगा, डी का इंटीग्रेशन v, और लिमिट्स पुट करेंगे तो v नोट माइनस v, तो ये कितना हो जाएगा आपका v नोट माइनस v माइनस 2K λ ln r नोट माइनस ln r। ये वैल्यू अगर देखेंगे v की वैल्यू तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा v नोट प्लस 2K λ इंटू ln r, और ये माइनस माइनस प्लस, और फिर उधर जाएगा माइनस 2K λ इंटू ln r। तो इस सब को मैंने बोल दिया कि ये वैल्यू अपने पास में कुछ कांस्टेंट है c, तो v इक्वल टू कितना होगा, c माइनस 2K λ इंटू ln r। क्लियर है ये वैल्यू। अब देखिए v नेट, फिर से मैंने बोला कि समथिंग, अब देखो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, ये तो किसी एक अपने पास जनरल फॉर्मूला है, जब एक वायर ऐसे रखा हुआ है तो उससे रेडियली, अब हमारे पास 3 वायर हैं XYZ, तो हमने बोला कि चलो v नेट, ये c इस तरीके से ऐड होता है कि c माइनस 2K λ इंटू ln rx, c माइनस 2K λ इंटू ln ry, c माइनस 2K λ इंटू ln rz, कुछ ऐसा लिया।
तो वो अपने वैसे C1 C2 C3 ले सकते थे, उनका एडिशन होगा, सबको हमने C डैश बोल दिया। तो वी नेट की वैल्यू कुछ ऐसे आ गई, 2 के लैम्बडा को भी कॉमन लिया तो ln RX ln RY ln RZ। अब देखो RX RY RZ इनकी वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पहले हम जेड वाले को देख लें तो शायद समझ इजीली आ जाएगा। जेड एक्सिस यहाँ से पास होगी और पॉइंट कहीं यहाँ पे है, तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस जैसे वाई होगा, ये एक्स होगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस से डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमने वैल्यू जो कैलकुलेट की है यहाँ पे ln RX ln RY ln RZ, RX की वैल्यू होगी, RY की वैल्यू होगी, RZ की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे वी नेट अगर देखा हमने क्या किया, इनको यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये रूट ऑफ जैसे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट मतलब पावर है अपने पास में आधा पावर, हाफ पावर है, वो पावर इधर की तरफ आ गया, तो ऐसा हो गया ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ln एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ln x ln y ln z, तो ln एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, ln a ln b ln c ln a b c, तो इनका प्रोडक्ट हो गया। ये नेट पोटेंशियल का कुछ फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हमें चाहिए कि क्या, कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए, या कौन से इक्विपोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल में देखो ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, और वी नेट मतलब इक्विपोटेंशियल का मतलब कि एक्स वाई जेड के साथ में अपने पास पोटेंशियल वेरी नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो टर्म अपने पास में ये कांस्टेंट निकल के आनी चाहिए। वो कांस्टेंट तभी निकलेगा जब क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो हमने ये बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक में रुकिएगा, दो जगह हो गए, यहाँ पे जेड आएगा, इसको हम करेक्ट कर लें, जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर, और वो जेड अपना कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी हम ले चुके हैं, तो ये अपने पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ ये वाली टर्म नहीं आई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अब देखिए अपने पास में कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है, इस टाइप का है कहीं पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये रहा अपने पास, और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए वो दो छोटे से क्वेश्चन हैं, EMI के हैं। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे गिवन है, अच्छा पहला तो सिंपल अपने करंट का ही क्वेश्चन है, 2 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है, A B एंड C 3 पॉइंट्स गिवन है, और गिवन है कि VB माइनस VA कितना है, 2 वोल्ट है। तो करंट कैलकुलेट करना है वायर में, और VA माइनस VC कैलकुलेट करना है। तो करंट ये की कोई डायरेक्शन तो नहीं पता है, अभी जैसे VB माइनस VA, तो मान के चलें यहाँ पे जैसा गिवन है कि B 2 वोल्ट हायर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू A, तो उसको कंसिडर करते हुए हमने करंट मान लिया कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बस एक छोटा सा KVL लगा देंगे, VA बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर गए 10, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे -IR इक्वल्स टू यहाँ पे VB और फाइनली VA। ये VB माइनस VA कितना है वो गिवन है 2 वोल्ट, तो ये वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट इक्वल्स टू 2I माइनस 10, ये आ जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, ये देखिएगा 2 इक्वल्स टू 2I माइनस 10, ये इधर चला जाएगा, और I की वैल्यू 6 आ गई, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया था 6 एम्पियर अपने पास में इस डायरेक्शन में आ रहा है। आगे देखिएगा इसमें फिर अपने को VA माइनस VC चाहिए, तो VA माइनस VC यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो इधर की तरफ जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जब चलते हैं तो -IR, करंट के अपोजिट चलेंगे तो हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, +IR करेंगे। तो आप यहाँ पे गए VA, इस बार करंट अपने पास ये कंसिडर किया था पॉजिटिव आई, मतलब हमने जो माना था डायरेक्शन वो सही माना था, तो VA प्लस IR इक्वल टू VC, तो VA माइनस VC कितना हो जाएगा, -IR मतलब -12 वोल्ट। एक वो देखिएगा EMI का क्वेश्चन यहाँ पे है, सोलोनॉइड गिवन है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 10⁻³ मीटर स्क्वायर, म्यू आर मतलब परमेबिलिटी आपके पास में 1 है एयर के लिए आधे पार्ट में, और रिमेनिंग हाफ पार्ट के अंदर म्यू आर कितना है 500 है, और टोटल टर्न्स है 2000 एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करना है। तो इसमें दो पार्ट हो गए, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। हम ऐसा करते हैं कि नंबर डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2000/1 हो जाएगा,
एल का फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है, 1 मीटर, इसका लेंथ गिवन था अपने को 1 मीटर। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अपना म्यू नोट एन स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनटू एरिया इनटू लेंथ ऑफ सोलोनॉइड, ये आता है फॉर्मूला। चलिए, तो दोनों जो सोलोनॉइड है वो हाफ मीटर के हो गए, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 मीटर। सो एल देखिएगा म्यू नोट एन स्क्वायर ए इंटू 1/2, यही होना चाहिए, ये वाला एयर वाला पार्ट है। फिर इसमें क्या होगा, सब कुछ सेम है, ओनली परमिबिलिटी से, रिलेटिव परमिबिलिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 500। तो 500 इंटू म्यू नोट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए, और लेंथ की जगह 1/2। तो यहाँ से देखिए कॉमन जो ले रहे हैं हम, वो कितना आ जाएगा, म्यू नोट एन स्क्वायर ए, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से कितना 500, यहाँ से 1 और बाई 2, ये वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो 500/1, ये 4 × 10⁻⁷ एंड 2000 इंटू 2000, एरिया कितना 10⁻⁻3। इसको सोल्व करते तो यहाँ से वैल्यू अपना 1.26 के राउंड वैल्यू आती है। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, आगे और ऐसे क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करते रहेंगे।